पिछली वीडियो में मैंने शुगर और मर्दाना कमज़ोरी के बारे में बात की थी। तो जिस भी बंदे को HbA1c यानी कि शुगर का 3 महीने वाला टेस्ट उसमें वैल्यू 11 से ज़्यादा आ रही है, तो उसमें डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन और बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी के साथ कहा जाता है कि ऐसे बंदे को किसी न किसी दर्जे में मर्दाना कमज़ोरी ज़रूर होगी। तो लेबॉर्ट्री के वो लोग भी और जो शुगर के मरीज़ भी हैं, अगर उनकी HbA1c 11 से ज़्यादा है तो उनको चाहिए एक ऐसे सेक्सोलॉजिस्ट से रब्ता करें जो कि ना सिर्फ उनकी मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करे बल्कि उनकी शुगर को भी परफेक्ट कंट्रोल में रखे, यानी कि उसको इन दोनों चीज़ों के अंदर माहिर होना चाहिए। इस केस में मैं अपने पेशेंट्स की HbA1c का जो टारगेट होता है मेरा वो होता है 5.5, यानी कि 5.5 की रेंज से उनकी HbA1c ज़्यादा ना जाए, शुगर का परफेक्ट कंट्रोल, ये मेरा टारगेट होता है अपने पेशेंट्स का। और इसके लिए हमें बहुत अच्छी मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है जो बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। तो जो शुगर है वो मैंने पहले बताया नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से उसके अंदर एंडोथेलियल डैमेज होता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ होती है। और यही पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह बनती है, जबकि नर्व्स की अपनी जो ब्लड सप्लाई है, जो बड़ी माइनर ब्लड सप्लाई होती है जिसको वेजा नर्वोज़म कहते हैं, उसको डैमेज होता है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है। तो इस पेरिफेरल न्यूरोपैथी और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ का जड़ से जब तक खात्मा नहीं होगा तो शुगर की बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि जब ये पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ होती है, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, हमारे नफ्स के अंदर जो इरेक्शन का फिनोमिना है, जो इरेक्शन का प्रोसेस है, उसको समझने की ज़रूरत है। वो एक केमिकल है, उसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। वो नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर बड़ा हैवीली डिपेंडेंट है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये जो नर्व्स हैं, यानी कि जो नसें आ रही हैं, दिमाग से नसें आ रही हैं और वो नफ्स को नर्व सप्लाई कर रही हैं एहसासात की सूरत में, या मोटर सप्लाई हो रही है, तो ऑटोनॉमिक सप्लाई हो रही है, तो ये जो नर्व्स होती हैं, इन नर्व्स एंडिंग की अंदर से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होता है। तो इन नर्व्स का बहुत अच्छे तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी तो जो नर्व्स की तरफ से नाइट्रिक ऑक्साइड आ रहा है और जो नाइट्रिक ऑक्साइड ने अपना एक्शन मीडिएट करना है वो नहीं कर पाएगा। इसी तरह जब एंडोथेलियल डैमेज होगा नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से, तो नर्व्स की अपनी जो ब्लड वेजल्स होती हैं, जो माइनर ब्लड वेजल्स होती हैं, उसके अंदर से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होता है। तो यानी कि पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ की वजह से जो नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथेलियम से रिलीज़ होना था वो भी ना रिलीज़ हुआ, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड नर्व एंडिंग से रिलीज़ होना था वो भी ना हुआ। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की शदीद डेफिशिएंसी हो जाती है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये एक सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू, साइक्लिक GMP के थ्रू, यही हमारे नफ्स की जो शरियाने हैं, जो आर्टरीज़ हैं, उनको ये खुला कर देता है, यानी कि उनका कैलिबर ज़्यादा हो जाता है, तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। नफ्स के अंदर कोई पट्ठा नहीं है, कोई इसके अंदर मसल नहीं है, इसके अंदर बेसिकली बहुत छोटी छोटी बारीक आर्टीरियोल्स का, या आप कह लें कि बहुत छोटी छोटी शरियानों का, खून की शरियानों का एक गुच्छा होता है। 2 सिलेंडर्स होते हैं राइट और लेफ्ट साइड पे, उनको कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोजम। तो ये कॉर्पस कैवर्नोजम के अंदर बहुत ज़्यादा एंडोथेलियल जब डैमेज होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं रिलीज़ होता है। इसी तरह नर्व्स जब डैमेज होती हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ नहीं होता। तो एज अ रिज़ल्ट जो हमारी ये जो बारीक शरियाने हैं, इनके अंदर ये डायलेट नहीं होती, ये खुलती नहीं है, इनके अंदर खून की सप्लाई बहाल नहीं होती, तो इसकी वजह से आर्टीरियल इंसफिशिएंसी होती है। शुगर के मरीज़ों में आमतौर पर आर्टीरियल इंसफिशिएंसी की वजह से जो है ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। और वैसे भी आमतौर पर ऑलमोस्ट 98% ऑफ द केसेस जो हैं उनके अंदर जो मेन एट द एंड रिज़ल्ट है जिसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है वो आर्टीरियल इनसफिशिएंसी ही है। और बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको वीनस लीकेज होता है, बहुत कम। अक्सर मैंने देखा है लोग कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से अपना पेनाइल डॉपलर लेके आ जाते हैं रिपोर्टें, और वो कहते हैं कि जी हमें वीनस लीक डायग्नोज हुआ है और हमें एम्बोलाइजेशन का कहा गया है। बिल्कुल भी आपने एम्बोलाइजेशन नहीं करवानी, चाहे उन्होंने आपका पेनाइल डॉपलर करके आपको वीनस लीक डिस्क्राइब कर भी दिया। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, मैं खुद उनका टेस्ट करता हूँ और उनको अच्छी खासी इरेक्शंस आ रही होती हैं। तो जिस बंदे को मामूली सी भी इरेक्शन आ रही है, 3-4 मिनट सस्टेन कर रही है, बहुत हाईली अनलाइकली है कि उस बंदे को वीनस लीक हो। इसी तरह वो बंदा जिसको माजी के अंदर, पास्ट के अंदर सख्ती आती थी और अब नहीं आ रही, तो बहुत कम चांस है कि ऐसे पेशेंट को भी वीनस लीक हो। गलत डायग्नोसिस किया जाता है, गलत एट्रीब्यूट किया जाता है, 10-10, 12-12 लाख की एम्बोलाइजेशन का कहा जाता है कि आप एम्बोलाइजेशन करा लें, आपको वीनस लीकेज है। बिल्कुल भी आपने एम्बोलाइजेशन नहीं करानी। और दूसरी बात है, वीनस लीकेज के लिए एम्बोलाइजेशन इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट है भी नहीं। वीनस लीक के वो पेशेंट्स
बहुत से पेशेंट्स होते हैं वीनस लीकेज के पेशेंट्स मेडिसिन से भी ठीक हो सकते हैं, मेडिसिन से भी क्योर हो सकते हैं। एक बड़ी रेंज के पेशेंट्स हैं जिनको वीनस लीक होता है और वो मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो पेशेंट्स जिनके ऊपर दवाई भी असर नहीं करती, उन लोगों ने भी एम्बोलाइजेशन नहीं करवानी। अगर करवाना है तो पिनाइल इम्प्लांट कराना है, कि जिसके रिजल्ट्स भी हैं और जो काफ़ी लंबे अरसे तक इफेक्टिव रहता है। एम्बोलाइजेशन मैक्सिमम 1 साल या 6 महीने तक इफेक्टिव रहती है, उसके बाद एम्बोलाइजेशन फेल हो जाती है, आपका 10-12 लाख रुपया ज़ाया हो जाता है। तो बिल्कुल भी वीनस लीक के पेशेंट्स ने भी एम्बोलाइजेशन नहीं करानी, और जिनको एम्बोलाइजेशन का कहा गया, वीनस लीक कहा गया, एक बार मुझे आके चेक करवा लें। 99% इनको आर्टीरियल इंसफिशिएंसी होती है, एट द एंड आर्टीरियल इंसफिशिएंसी होती है। बहुत कम ऐसी लोग प्रोपोर्शन है जिनको वीनस लीक हो जाती है। वीनस लीक के लिए शर्त यह है कि आपका पिनाइल डॉपलर के अंदर एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी की वैल्यू 8 से ज़्यादा आए, और अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसमें आर्टीरियल इंसफिशिएंसी मौजूद है, तो आर्टीरियल इंसफिशिएंसी की मौजूदगी में पिनाइल डॉपलर टेस्ट इतना डायग्नोस्टिक नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको आर्टीरियल इंसफिशिएंसी है, इन द प्रेजेंस ऑफ आर्टीरियल इंसफिशिएंसी फॉल्स रिपोर्ट भी आ जाती है वीनस लीक की, यानी कि उसमें जो एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी की अगर वैल्यू 8 है तो हम उसको वीनस लीक कंसीडर अक्सर नहीं करते, क्योंकि जब तक एक बंदे की पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी 35 तक ना हो जाए, उसकी आर्टीरियल इंसफिशिएंसी रूल आउट ना हो जाए, तब तक हम वीनस लीक को तो लेबल ही नहीं कर सकते। तो इस तरह आपने बहुत एक्यूरेट डायग्नोसिस पे जाना है वीनस लीक के लिए। तो ज़्यादातर केसेस में आर्टीरियल इंसफिशिएंसी होती है। आर्टीरियल इंसफिशिएंसी मतलब खून जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से, जिस मिकदार में नर्व्स के अंदर जाना चाहिए स्टिमुलेशन के दौरान, आप अपने पार्टनर के पास जा रहे हैं, तो उस वक्त, उस लम्हे जब आप स्टिमुलेटेड हैं, तो आपके अंदर खून एक ख़ास रफ्तार के साथ, एक ख़ास स्पीड के साथ, एक ख़ास अमाउंट और क्वांटिटी के साथ नर्व्स में भर के जाना चाहिए। जिस तरह के एक लंबे वाला गुब्बारा होता है, उसमें हवा भरते हैं, तो वो पहले बिल्कुल छोटा सा होता है, फिर वो बड़ा सा हो जाता है और टाइट और सख्त भी हो जाता है। सेम प्रिंसिपल है, फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे हवा की जगह खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है। तो सारी ब्लड की गेम है। नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम है, ये साइक्लिक जीएमपी है। तो ये जो साइक्लिक जीएमपी है, इसको एक एंजाइम है जो तोड़ देता है, इसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5, जो कि नफ्स के अंदर मौजूद होता है। फॉस्फोडाइस्ट्रेस बाकी बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें 1 2 3 4 इस तरह उनकी नंबरिंग दी गई है। जो नफ्स के अंदर मौजूद होता है और जो ख़ास तौर पे इरेक्शन के अंदर अपना रोल प्ले करता है, वो फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 है। फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 की एक्टिव की वजह से इरेक्शन ख़त्म होती है। तो इसी तरह बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को सस्टेन करने के लिए, साइक्लिक जीएमपी के काम को सस्टेन करने के लिए फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं, जिनको कहते हैं PDE5 इनहिबिटर्स। ये जितनी भी ड्रग्स हैं, वियाग्रा हो गई, टडेलाफिल हो गई यानी कि सियालिस हो गई, या लिविट्रा हो गई, वार्डेनाफिल हो गई, और इस तरह की और भी ड्रग्स हैं, मायरोडेनाफिल है, यूडेनाफिल है, अवेनाफिल है। तो ये जितनी भी ड्रग्स हैं, ये बेसिकली फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड मीडिएटेड जो हमारा सेकंड मैसेंजर सिस्टम है, साइक्लिक जीएमपी, ये सारी उसी के गिर्द गेम घूमती है। बेसिकली होता है कि जब ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर देते हैं, तो ये जो एंजाइम है, ये इनएक्टिव हो जाता है, वो साइक्लिक जीएमपी को नहीं तोड़ता। वो नाइट्रिक ऑक्साइड और साइक्लिक जीएमपी जो थोड़ी अमाउंट में भी हैं, वो अच्छा खासा वर्क कर देती हैं। इंसान की जो नफ्स की शरियाने हैं, जो नफ्स की आर्टरीज हैं, वो डायलेट हो जाती है, उनमें खून की रफ्तार तेज़ हो जाती है, सख्ती अच्छी तरह से आ जाती है। तो ये एक सारा सिस्टम है। लेकिन ये जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स आप दे दें, ये एक बड़ी बीमारी की छोटा इलाज है, यानी कि ये बीमारी तो सिस्टेमिक डिजीज़ है, पूरी बॉडी में ये प्रोसेस हो रहा है। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ पूरी बॉडी में है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी पूरी बॉडी में है। तो मैं अपने पेशेंट्स की पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ पे फोकस करता हूँ और पेरिफेरल न्यूरोपैथी के ऊपर फोकस करता हूँ। उसमें 2 चीज़ों के ऊपर फोकस होता है। अगर आप सिर्फ इरेक्शन के सेंस में देखें, तो मेरा ये फोकस होता है कि एक ऐसी मेडिसिन, यानी कि मैं इन मेडिसिन को बुरा नहीं कहता, बल्कि मैं खुद भी अपने पेशेंट्स को यूज़ करवाता हूँ। ख़ास तौर पर टडेलाफिल मेरी फेवरेट है, सिल्डेनाफिल बिल्कुल भी मेरी फेवरेट नहीं है। सिल्डेनाफिल से बहुत गंदा हेडेक होता है, यानी कि वियाग्रा की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा हेडेक होता है। इंसान को मैदे का बड़ा प्रॉब्लम होता है, मैदे में जलन शुरू हो जाती है, घबराहट होती है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो ये इतना अच्छा सॉल्ट मेरा फेवरेट नहीं है। टडेलाफिल जो है वो ज़्यादा बेहतर है, उससे इस तरह के सिम्टम्स कम आते हैं। वार्डेनाफिल इन दोनों के दरमियान है, और अवेनाफिल भी टडेलाफिल की तरह बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स वाला सॉल्ट है। बाकी इनसे गुर्दे ख़राब नहीं होते, दिल ख़राब नहीं होता, ये स्टीरॉइड्स नहीं हैं। ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स हैं, ये स्टीरॉइड्स नहीं हैं। ये आपने बात ज़हन में रख लेनी है। अच्छा, अब मेरा ये अप्रोच ये होती है कि फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स के साथ साथ मैं पेशेंट्स की पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ को भी ठीक करूं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को भी ठीक करूं, शुगर भी बेहतरीन कंट्रोल हो, और उसके साथ ये नहीं कि मैंने सिर्फ लेबॉर्ट्री
के टेस्ट का इलाज करना है, मैंने पेशेंट का एज अ वोल इलाज करना है, यानी कि शुगर भी ठीक हो और शुगर की तमाम कॉम्प्लिकेशंस को भी एड्रेस करना है। सिर्फ मैंने एक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट का इलाज नहीं करना कि एक बंदे की बस शुगर कंट्रोल कर दी, उसको जितने मर्जी मसले दूसरे हैं तो हमने उसको ट्रीट नहीं करना, उसको मर्दाना कमजोरी है तो ठीक है, होती है तो होती रहे, बस हमने सिर्फ शुगर पे फोकस करना है। शुगर हमारा प्राइमरी मकसद होता है, शुगर कंट्रोल करें, इसके बाद साथ साथ शुगर की जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, मिसाल के तौर पर मर्दाना कमजोरी है, रेटिनोपैथी है वगैरह वगैरह, तो उन सब चीज़ों को हमने एड्रेस करना है, उसको ट्रीट करना है। तो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करना है। इस तरह कुछ ऐसी मेडिसिन देनी है कि वो जो नेचुरली पेशेंट नाइट्रिक ऑक्साइड बनाए, जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस में हेल्प करें। और जब इसी तरह जब पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ और पेरिफेरल न्यूरोपैथी को एड्रेस कर दिया जाता है, वो अच्छी तरह ठीक हो जाती है, तो बॉडी अपना जो जैसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बना रही थी, एंडोथीलियम से बना रही थी, नर्व से बना रही थी, ताकि वो दोबारा बनाना शुरू हो जाए और इंसान एक अपने नेचुरल पाथवे में, अपने नेचुरल साइकिल में आ सके। तो जिस भी पेशेंट की HbA1c की रिपोर्ट 11 से ज़्यादा है तो उसको चाहिए कि सेक्सोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करे। और मेरा ये टारगेट होता है कि पेशेंट को इम्प्लांट से बचाया जाए, यानी कि अगर 100 पेशेंट्स हैं जो इम्प्लांट के कैंडिडेट्स हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे पास आएँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 70 या 80 पेशेंट्स का इलाज हम बगैर इम्प्लांट के कर सकते हैं, क्योंकि हमने पेरिफेरल न्यूरोपैथी को एड्रेस करना है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ को एड्रेस करना है, डायबिटीज़ को एड्रेस करना है, यानी कि जो रूट कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन है हमने उसको एड्रेस करना है और हमने कोशिश करनी है कि हम इम्प्लांट से बचें। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है तो इम्प्लांट उनको रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन आपने किसी भी सूरत एम्बोलाइजेशन नहीं करानी, क्योंकि एम्बोलाइजेशन इस चीज़ का ट्रीटमेंट गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। एम्बोलाइजेशन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, इवन इन द केसेस ऑफ वीनस लीक और आर्टीरियल इंसफिशिएंसी में तो इसका बिल्कुल ही रोल नहीं है। यानी कि अगर एक पेशेंट है जिसको गलत डायग्नोज हुआ है वीनस लीक, अगर उसने एम्बोलाइजेशन करा लिया है, उसको एक्चुअली आर्टीरियल इंसफिशिएंसी थी, तो उसको वो प्रोसीजर कराने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, जड़ से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर वो इम्प्लांट करा लेगा तो चलें, उसको फिर भी फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो इम्प्लांट है उसका मौजूद है, वो काम करता रहेगा। और इसी तरह अगर एक पेशेंट को जेन्युइन वीनस लीक है और उसमें उसने एम्बोलाइजेशन कराई है तो वो भी 6 महीने या साल से ज़्यादा नहीं उसका इफेक्ट रहना। उस केस में भी अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहते हैं तो इम्प्लांट ही बेस्ट है, वो ऑलमोस्ट 17 ईयर्स तक, 17 साल तक इफेक्टिव रहता है। लेकिन मैंने अपने पेशेंट्स को उससे भी बचाना है, रूट कॉज ठीक करनी है, शुगर कंट्रोल करनी है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ को कंट्रोल करना है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को कंट्रोल करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड को नेचुरल पाथवे में लेना है, उसको ऑगमेंट करना है फॉस्फोडाइस्टेरेस 5 इनहिबिटर से, और इस तरह एक साइंटिफिक तरीके से ट्रीट करना है एक छोटी बीमारी, यानी कि जो शुगर है और जो इसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ रही है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक अलामत है, एक सिम्टम है एक बड़ी बीमारी की, तो मैंने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी ठीक कराना है और एज अ वोल जो पूरी बॉडी डैमेज हो रही है, जो सिस्टेमिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, उन सब का भी इलाज करना है, और यही बेस्ट साइंटिफिक अप्रोच है। और शुगर के मरीज़ों का इलाज एज अ सेक्सोलॉजिस्ट हम मेडिकल स्पेशलिस्ट से भी बेहतर करते हैं, क्योंकि हमने तमाम कॉम्प्लिकेशंस को एड्रेस करना होता है। इवन हमने कॉम्प्लिकेशंस को एड्रेस क्या करना होता है, हमने कॉम्प्लिकेशंस को डेवलप ही नहीं होने देना, क्योंकि जो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है वो है ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो जब हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन को इतना एग्रेसिवली ट्रीट कर देते हैं तो बाकी चीज़ें तो इंसान को प्रॉब्लम्स होते ही नहीं है, ना इंसान को रेटिनोपैथी होती है, ना इंसान को इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की तरफ जाता है, और शुगर की ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन से इंसान बच